सर्किट के बारे में कुछ अध्ययन किया था। एलसीआर सर्किट में हमने इम्पेडेंस के बारे में पढ़ा, जेड यानी इम्पेडेंस जेड की वैल्यू डिटरमाइन की, फेजर डायग्राम से डिटरमाइन की। दो मेथड होते हैं इसके, एक एनालिटिक एक फेजर। फेजर में हमने जेड की वैल्यू डिटरमाइन की, जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास कुछ रेजोनेंस कर्व की बात आती है, तो मैंने एक रेजोनेंस कर्व प्लॉट कर रखा है यहाँ। थोड़ा हम देखें रेजोनेंस कर्व क्या चीज़ है। अगर करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचें तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा एक फिक्स वैल्यू पर, जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उस पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाए तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये मैक्सिमम जहाँ करंट मान आ रहा है वो कहलाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एफ आर कह दो, और अपन ओमेगा आर भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रूप में। अब इस रेजोनेंस कर्व में हम दो तीन बात पढ़ते हैं कि इस रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस कितनी होगी। शार्पनेस का मतलब तीक्ष्णता कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा इसकी बैंड चौड़ाई पर, कि ये बैंड यानी ये जो कर्व है ये चौड़ा कितना है। या हम कह सकते हैं कि बैंड चौड़ाई का मीनिंग है उन दो पॉइंट से जहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से एक वैल्यू ज़्यादा हो और एक वैल्यू कम हो। ये पॉइंट्स कहलाते हैं हाफ पावर पॉइंट, हाफ पावर पॉइंट, अर्ध शक्ति बिंदु। इन अर्ध शक्ति बिंदुओं पर जो करंट होता है वो होता है इसके मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स। तो इसलिए मैंने कुछ पहले से ही कुछ डेफिनेशंस लिख रखी है, कर्व को भी पहले से ही प्लॉट कर रखा है ताकि टाइम्स अपने बच जाए, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, बड़ा वीडियो नहीं बने इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। मैंने अर्ध शक्ति बिंदु की डेफिनेशंस लिख रखी है, जैसा कि डायग्राम में पता चल रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों ओर वे बिंदु जहां पर करंट की वैल्यू है इसके मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो, अर्थात एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आवर्तियों के वे मान जिनके संगत प्रवाहित धारा उस परिपथ में अधिकतम धारा का 1/√2 गुना होती है, इस आवर्ती बिंदुओं को अनुनादी वक्र में अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं, हाफ पावर पॉइंट कहते हैं। द हाफ पावर पॉइंट आर द पॉइंट ऑन रेजोनेंस कर्व where the value of current are 1/√2 times of maximum current and the frequency are half power point frequencies which are around the resonance curve as shown in figure F1 and F2 are the half power points something। इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होता है इसमें वो है कि हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज कौन सी है, फिर बैंडविड्थ कौन सी है और क्वालिटी फैक्टर क्या है। ये तीन चीजें हम इस सर्किट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या है, तो बैंड चौड़ाई का सिंपल सिंबल हमारे पास मीनिंग है कि दोनों आवृत्तियों का अंतराल। बैंड चौड़ाई यानी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ जो हमारे पास है दैट इज है F2 माइनस F1। कई किताब में हम इसको ये भी लिख देते हैं ω2 माइनस ω1 भी लिख देते हैं, दोनों ही सही बात है। ω2 माइनस ω1 लिख रहे हैं तो इसको डेल्टा ओमेगा कह देंगे, और F2 माइनस F1 है तो इसको हम डेल्टा F कह देंगे। दोनों ही बात सही है। हालांकि ये दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी के रूप में ही आएगा। वास्तविक रूप से देखें तो ω2 और ω1 जो है वो 2π से मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, बस फर्क इतना सा है। तो हम डेल्टा F ही लेके चल रहे हैं। बाद में हम जैसे वैल्यू हमारे पास ω2 माइनस ω1 आएगी तो इसको हम लिख देंगे 2π मल्टीप्लाइड F2 माइनस F1 लिख देंगे। वो फाइनली बात आगे की है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं हम कहेंगे कि अगर करंट की वैल्यू देखनी है तो एक तो आता है कि IRMS वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे अर्ध शक्ति बिंदुओं पर, अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा का मान क्या रहेगा, द वैल्यू ऑफ करंट एट हाफ पावर पॉइंट। अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा, सर्किट में करंट कितना रहेगा, तो वो रहेगा IRMS इज इक्वल टू रहेगा IRMS का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा उसका भी √2 टाइम्स रहेगा, दैट्स ऑल। अगर मैं इसको IRMS की वैल्यू लिखना चाहूँ यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो आएगा VRMS होल डिवाइड बाई Z, और इधर कितना आ जाएगा भाई, VRMS में हम डिवाइड करेंगे √2 चौथाई और डिवाइड करेंगे R से, क्योंकि हाफ पावर पॉइंट पर करंट की वैल्यू ये होती है। इनिशियली करंट कितना फ्लो हो रहा है VRMS बटा Z।
तो द वैल्यू ऑफ करंट एट हाफ पावर पॉइंट दैट्स बिकम, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है अर्ध शक्ति बिंदुओं पर। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे बढ़े अगर, तो वो हमारे पास आती है VRMS की जगह VRMS कैंसिल, 1/z की वैल्यू कितनी है, 1/z की वैल्यू है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इज बिकम 1/√2 ऑफ r। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है √r² प्लस XL की जगह लिख देंगे ω_L, XC की जगह लिख देंगे 1/ωc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा √2 ऑफ r। स्क्वायर हटाओ दोनों के स्क्वायर अगर हटाते हैं तो आता है r² प्लस ω_L 1/ωc का होल स्क्वायर, दैट इज बिकम रूट से रूट हटेगा तो 2 और इंटू आ जाएगा r²। ये फाइनली आंसर आ गया मेरे पास। अब मैं अगर ध्यान से देखूं r² इधर ले जाता हूं तो 2r² में से एक r² कैंसिल, फाइनली आंसर क्या बच जाएगा ω_L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर, दैट इज बिकम आ जाएगा r²। ये एक इक्वेशन आ गई, इससे मेरे पास दो वैल्यू आएगी। क्या क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। हम कहेंगे कि ω_L माइनस 1/ωc है, इसकी एक वैल्यू तो आ गई प्लस r। कौन सी वैल्यू आ गई भाई, प्लस r। अब चूंकि प्लस r अगर अपन इसको लिख रहे हैं तो यहाँ ω1 लिख दो और ω2 लिख दो, और अगर हमारे पास माइनस r आ रहा है तो हम लिख देंगे ω2 माइनस ω1 और एक बार लिख देंगे ω1 माइनस ω2। तो दो वैल्यू आ रही है मेरे पास। क्यों आ रही है, क्योंकि हमें पता है अगर y² बराबर x² हो तो y की दो वैल्यू आती है प्लस माइनस r, या एक साथ ही लिख दो प्लस माइनस r, जैसे y इक्वल टू आता है ना प्लस माइनस x, इसी प्रकार मेरे पास ये मान आ जाएगा। ये तो हमारे पास था पहला मान। अगर मैं प्लस r लेता हूं तो मैं इसको कहूंगा ω1, सॉरी प्लस r लिखूंगा तो इसको कहूंगा ω2, ω2L माइनस 1/ω2 इंटू c। अगर मेरे पास वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम घटा रहा हूं तो r की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। ये इक्वेशन नंबर कह दो हमारे पास एक, काम आएगी हमें। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं ω1L माइनस 1/ω1c तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस r। हमें पता है कि ω1 जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है और ω2 जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ मैंने F1 F2 लिखा है, उसकी जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं ω1 और ω2 भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से ही मेरे पास बैंडविड्थ आनी है। कैसे बैंडविड्थ आएगी, एक बार मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूंगा, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को घटा दूंगा। पहले अगर जोड़ता हूं तो नाउ बाय एडिंग द इक्वेशन 1 and 2, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, r1 माइनस r2 है तो ये तो वैल्यू आ जाएगी 0, और इन दोनों का योग जो आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। क्या वैल्यू आएगी देखते हैं, ω2L माइनस 1/ω2c प्लस 1 ये आ जाएगा ω1L माइनस 1/ω1c बराबर 0। हल कर दो इसको, हल करके अपन L बाहर निकाल लेंगे, आगे डेराइव करते हैं। फिर अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है ω2L माइनस 1/ω2c प्लस वैल्यू आती है ω1L माइनस 1/ω1c। ये थोड़ा लिखते समय थोड़ा ध्यान रखें, बराबर r प्लस r माइनस क्या हो जाएगा 0। जोड़ दो इनको, यहाँ क्या आ जाएगा ω2, ये इधर जुड़ेगा कॉमन आएगा तो यह आ जाएगा प्लस ω1, कॉमन क्या निकल जाएगा L, माइनस चिन्ह इन दोनों का कॉमन निकाल दो और 1/c को भी कॉमन ले दो तो यह आ जाएगा 1/ω2 प्लस 1/ω1 बराबर 0। समझ में आया कुछ। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस साइन कॉमन आएगा प्लस 1/c भी कॉमन आएगा
तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस ये वैल्यू चल ही रही है, 1/c भी चल रहा है, इनका एलसीएम ले लो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम आ गया, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आ जाएगा वैल्यू में, बराबर क्या आ जाएगा 0। ओमेगा 2 का डिवाइड करो तो ओमेगा 1 टाइम्स चला गया, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। फिर देखो कॉमन क्या आ रहा है इन सब का, ये पूरी वैल्यू उधर ले जाओ और तो क्या है, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू एल बराबर आ जाएगा 1/c ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2। आप ध्यान से देखो तो ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 लिखो या ओमेगा 2 प्लस 1 लिखो, कॉमन ही है। तो फाइनली मेरे पास आएगा, ये ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 दैट इज, ये नीचे ले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यूं समझो ये कैंसिल कर दिया ऊपर ऊपर वाला, तो 1 अपॉन आ जाएगा एल सी। ये इक्वेशन मुझे जरूरत पड़ेगी आगे, इक्वेशन नंबर दे दो 3। अब मैं कह देता हूं नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 को 1 में से घटा दो, 2 को 1 में से घटा दो, तो 2 नंबर समीकरण मेरे पास कौन सी है भाई, ओमेगा 1 वाली है। तो पहली इक्वेशन कौन सी है, पहली है मेरे पास ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ओमेगा 1l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1c और घटाएंगे तो आ जाएगा r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। ये वैल्यू आ जाएगी घटाने से मेरे पास, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो आ जाएगा ओमेगा 2l प्लस का पड़ा है, ये माइनस का इधर आएगा तो माइनस ओमेगा 2l ओमेगा 1l पहले हो जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस, ये अंदर जाके प्लस हो गया तो माइनस 1 अपॉन सी अगर बाहर रखोगे तो यहाँ फाइनली आंसर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बनेगा और ये माइनस है ही, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन बाहर लिया है तो आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 बराबर आ जाएगा 2r। बस हो गया, ये माइनस का है, ये अंदर जाके बन जाता है प्लस का, फिर कॉमन मैंने माइनस लिया है तो आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 2 तो प्लस का बन गया और ये वापस माइनस का। नेक्स्ट स्टेप देखो इसका, क्योंकि मुझे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू निकालनी है, वही चीज वापस एलसीएम ले लो इसका, इधर आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन आ गया एल माइनस 1 अपॉन सी, इधर कॉमन क्या आ जाएगा भाई एलसीएम तो आ गया ओमेगा 1 ओमेगा 2, इधर आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r। नेक्स्ट देखो, ये वैल्यू मेरे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान मुझे पता है, इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कर दो तो माइनस चिन्ह बाहर निकल जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन सी, ऊपर लिख दो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2r। मुझे अभी वैल्यू पता है 3 नंबर इक्वेशन से, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान है 1 अपॉन एल सी, तो यहाँ वैल्यू रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं हम इस चैप्टर का। 1 अपॉन सी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई आ जाएगा 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू 2r। अब देखो आगे, अगर हम इसको, ये c से c कैंसिल हो गया और l ऊपर चला गया तो ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस ये l ऊपर जाएगा, c से c कैंसिल तो यार वापस वही है वैसा का वैसा इक्वेशन ये बन गया बराबर 2r। ये ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ट्वाइस ऑफ एल दैट इज बिकम 2r, 2 से 2 कैंसिल, एल को नीचे ले जाओ, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू r अपॉन एल।
यही चाहिए मुझे। अब इससे मैं सारे सॉल्यूशंस निकाल दूंगा। डेरिवेशन एक बार फिर चेक कर सकते हो आप। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था तो ये वैल्यू आई थी मेरे पास, और सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू आई है। बस आगे आप ये लिख सकते हो यहाँ पर बाई इक्वेशन 3 से ये वैल्यू यहाँ आ जाती। तो इसके हिसाब से मैं अगर f2 माइनस f1 लिखूँ तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अगर लिखता हूँ दैट इज बिकम 2 पाई f2 माइनस f1, दैट इज बिकम r अपॉन, सूत्र ये भी सही है, ये भी लिख सकते हो। तो f2 माइनस f1 जिसको अपन क्या बोलते हैं अभी, बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। नाम लिख देते हैं बैंडविड्थ, बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई जिसको कहते हैं, डेल्टा एफ दैट इज बिकम f2 माइनस f1, उसका मान क्या आ जाएगा, r अपॉन 2 पाई इंटू एल। यस, इज इट राइट? ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो ये था हमारे पास बैंड चौड़ाई। इसके बाद एक टॉपिक आता है क्वालिटी फैक्टर। मैंने ऊपर लिख रखा है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्वालिटी फैक्टर क्या चीज है देखते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या है? तो बैंड चौड़ाई के हिसाब से ही हमें क्वालिटी फैक्टर निकलता है। क्वालिटी फैक्टर हमें ये बताता है कि रेजोनेंस कर्व कितना शार्प होगा। अगर किसी सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर का मान ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अब डेफिनेशन आ रही है इधर, इससे सब पता चल जाएगा। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर भी इसको बोलते हैं। हिंदी में कहें तो विशेषता गुणांक। ये LCR सर्किट जिसको हम 4 नंबर का बता रहे हैं 2024 के लिए, उसमें ये सारे टॉपिक साथ में मिलते हैं तब 4 नंबर का बनता है। अकेला फेजर डायग्राम से आप अगर इसको निकालना चाहोगे तो ये सही नहीं है। केवल फेजर डायग्राम से तो 4 नंबर का बनता ही नहीं है। इसमें सारे एलिमेंट्स देंगे कि क्वालिटी फैक्टर निकालो, बैंडविड्थ निकालो, हो सकता है इसकी पावर के बारे में पूछ ले, हो सकता है इसका पावर फैक्टर निकालने का बात कर ले, तो वो सूत्र बनता है, वो पूरा 4 नंबर का बनता है। तो क्वालिटी फैक्टर का सूत्र क्या है? यह अनुनादी वक्र के तीक्ष्णता का माप है। देखो इसका मान अनुनादी आवृत्ति, जिसको आप FR बोलते हो या ओमेगा R बोलते हो, अनुनादी आवृत्ति, वह बैंड चौड़ाई के अनुपात के द्वारा व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। इट मीन्स Q इज इक्वल टू आएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? FR बट्टा क्या है? F2 माइनस F1। अब हमें ये पता चल रहा है कि इसकी यूनिट होगी क्या कोई? ये यूनिट लेस है क्योंकि ऊपर भी फ्रीक्वेंसी और नीचे भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी। तो यह एक विमाहीन या मात्रकहीन राशि है। केवल हमें ये बताता है कि जो कर्व हमारा बन रहा है, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, जैसे एक कर्व ऐसे दे दिया, एक कर्व ऐसे दे दिया, इसमें पूछेगा क्वालिटी फैक्टर किसका ज्यादा है? तो जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, जिस ग्राफ की चौड़ाई ज्यादा है, उसके लिए क्वालिटी फैक्टर कम होगा। इसका मतलब शार्पनेस जितनी ज्यादा है,
क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज़्यादा है। इसकी शार्पनेस ज़्यादा है, इसकी शार्पनेस कम है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है। देखो बैंडविड्थ, मान लो ये बैंडविड्थ है इसकी, तो इसकी बैंडविड्थ इसके रेस्पेक्ट में कम आ रही है, ये देखो। तो जिसकी बैंडविड्थ कम है, F2 माइनस F1 है, जो वैल्यू कम है, वो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर क्या है, ज़्यादा है। दैट्स ऑल। आगे हम डेराइव करते हैं इसका क्या वैल्यू आएगा। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र तो सबको पता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र तो मात्रक ही ना, इट इज डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी, इट ओनली शोज द शार्पनेस ऑफ द कर्व, बस इतना याद रखो। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू का सूत्र, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, 1/2π√LC होता है। अपॉन इसका मान क्या आया हमारे पास, इसका आया है R/2πL, अभी तो निकाला है हमने। आगे आप ये बात कह सकते हो कि ओमेगा आर का सूत्र क्या होता है, 1/√LC होता है। तो एफ आर का मान क्या होता है, 1/2π√LC। इसी प्रकार F2 माइनस F1 का मान अभी निकाला है जस्ट, वो कितना आया था, R/2πL। ये वैल्यू अपन अगर थोड़ा हल करें तो 2π से 2π कैंसिल, ये चला गया मेरे पास 1/√LC है ही, और इनटू क्या हो जाएगा भाई, R, L ऊपर चला गया, L से एक L कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1/R, रूट ऊपर L है नीचे √L है, तो ये बन जाएगा √L/C। ये फाइनली आंसर आया है मेरे पास क्वालिटी फैक्टर का। इसका मतलब LCR सर्किट में जो शार्पनेस है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा शार्पनेस उतनी कम होगी, उसकी चौड़ाई उतनी ज़्यादा आएगी। इंडक्टेंस L और C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के साथ, और L के साथ है प्रोपोर्शनल। L का मान जितना ज़्यादा होगा शार्पनेस उतनी ज़्यादा आएगी। तो शक्ति की बात करते हैं कि परिपथ में शक्ति व्यय कितना है। तो पावर P का सूत्र मेरे पास क्या आ जाएगा, W/T। सिंपल सा सूत्र ये है। डेफिनेशन भी देखें तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर जो है, द रेट ऑफ डेसिपेटेड एनर्जी इज कॉल्ड द पावर। हम कह देते हैं कि माना dt समय में कार्य का जो मान है, कार्य का मान जो है वो है dw, और dw का मान आएगा VI/dt। सिंपल सा डेफिनेशन है। हमें इस बात का भी पता है कि पावर P का सूत्र होता है V/I। अगर हम कहें कि इंटीग्रेशन के रूप में लें, टोटल वर्क की वैल्यू निकालना चाहें, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 से एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो एनर्जी डेसिपेट होती है, 0 से T VI/dt। सेम सूत्र ये बनेगा। अब इसको हमें एक्सटेंड करना है। हम कह देते हैं कि LCR सर्किट में माना लेट वी कंसीडर, या लेट करंट जो है वो ले लेते हैं I0 sin ωt, या sin ωt + phi भी ले सकते हैं। दोनों में फेज का डिफरेंस बताना है, या वोल्टेज में बता देंगे V0 sin ωt + phi। दोनों के बीच फेज डिफरेंस जो है वो phi है। चाहे आप करंट में लिख सकते हो ωt + phi, तो वोल्टेज को ωt बता दो। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, वर्क की इंटीग्रेशन में वैल्यू आ जाएगी 0 से T, ये I0 sin ωt इंटू V0 sin ωt + phi और dt इंटीग्रेशन के रूप में। ये वैल्यू कॉमन क्या आ रहा है, V0 I0 कॉमन आ रहा है 0 से T, यहाँ क्या बन जाएगा sin ωt इंटू sin ωt + phi। इसको एक्सटेंड कर दो, sin A cos B cos A sin B। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, या इंटीग्रेशन भी करें इसका तो फाइनली आंसर आएगा मेरे पास ओमेगा बराबर V0 I0 इंटू cos phi मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन 2 आएगा। मेन सूत्र ये बनेगा। इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक पोर्शन बनेगा वर्चुअल, एक बनेगा रियल। रियल पोर्शन को लेंगे हम लोग। अगर इसको एक्सटेंड करना भी चाहें तो क्या बन जाएगा,
वी नॉट आई नॉट, इंटीग्रेशन में ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फार्मूला लगेगा डी टी इंटीग्रेशन के रूप में। साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दो पोर्शन बन जाएगा, एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कोस फाई, एक बनेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो जो वैल्यू हमारे पास कोस फाई के साथ आ रही है वो रियल है, ये वर्चुअल हो जाएगी, इसका मान 0 आ जाएगा। टी से इधर डिवाइड करो तो पावर का सूत्र आ जाएगा। तो एवरेज पावर जो मेरे पास है वो आएगी W अपॉन कैपिटल T, दैट इज वी नॉट आई नॉट कोस फाई अपॉन 2। तो P एवरेज दैट इज बिकम वी नॉट बट्टा रूट 2 इंटू आई नॉट बट्टा रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई कोस फाई। आपको पता चला होगा ये वैल्यू किसकी है, ये है वी आर एम एस की इंटू ये है आई आर एम एस की मल्टीप्लाइड बाई कोस फाई। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर इंटू कोस फाई। जहां ये कोस फाई जो है वेयर कोस फाई का जो मान है वो कहलाता है पावर फैक्टर। सारा खेल इसी का है, शक्ति गुणांक जिसको कहते हैं, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का मतलब ये है कि किसी भी सर्किट में अगर फाई का मान लेते हैं, प्योर इंडक्टिव या फिर और कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, शुद्ध प्रेरणिक या धारतीय परिपथ है, केवल या तो इंडक्टेंस L जुड़ा हुआ है या कैपेसिटर C जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में फाई का मान कितना होता है π/2 और cos π/2 का मान कितना होता है 0। ऐसी कंडीशन में P एवरेज का मान आएगा 0, यानी शुद्ध परिपथीय धारतीय परिपथ या फिर शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में एवरेज पावर की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अदरवाइज अन्य किसी वैल्यू के अंदर देखें तो हमारे पास cos फाई का मान कुछ अलग आएगा। फेजर डायग्राम से मुझे पता है कि cos फाई का जो मान आता है वो आता है R/Z, cos फाई का मान आता है R/Z। तो इस हिसाब से हम फेजर डायग्राम से cos फाई का दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं और XL और ओमेगा L के रूप में भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखो कैसे, cos फाई का फेजर डायग्राम से मान पता चलता है, वो होता है R/Z। ये cos फाई की वैल्यू है। आपको पता होगा कोस फेजर डायग्राम में हमने ये बनाया था, ये फेजर डायग्राम था हमारे पास जिसमें ये वैल्यू R की थी, ये Z, यहाँ था XL माइनस XC था, ये फाई एंगल बना था। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज बिकम कोस फाई। ऐसे में टेन फाई का भी सूत्र था हमारे पास, टेन फाई का सूत्र था XL माइनस XC अपॉन R, ये टेन फाई का सूत्र था। टेन फाई वाले से तो हम फेज एंगल निकालते हैं, इससे निकालते हैं पावर फैक्टर, जो हमने पहले के वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। कई बार न्यूमेरिकल आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू पूछी जाती है